तो जो हम लोगों ने बताया था कि आप लोग के लिए हम ये कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स का सारे सब्जेक्ट्स का अल्टीमेटली आएगा। स्टार्ट मैंने इकोनॉमिक्स से किया है, ताकि जो जितने वनडे एग्ज़ाम्स हैं, अभी तो आज पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया 220 प्लस के लगभग पोस्ट पे, तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और कंप्लीट A to Z सिलेबस जो है उससे हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक्स वास्तव में है क्या। तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या, कि इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या हिंदी में ऐसे ही कहें तो संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण। अब जब जनरल इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें 3 एंटिटीज होती हैं, ठीक है। एक हिस्सा तो इसमें होता है आपका कंज्यूमर, जिसको हम लोग उपभोक्ता भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग उत्पादक कहेंगे। अब देखो, उपभोक्ता है तो उपभोक्ता उपभोग करेगा। उपभोग किसका करेगा? जो चीज़ वो खरीदेगा। इफ़ ही इज़ बाइंग समथिंग, ही इज़ अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जब बाई करेगा तो वो इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट क्या करेगा? अपना मनी इन्वेस्ट करेगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही उत्पादक की बात करें तो उत्पादक को उत्पादन करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे उसको लैंड या ज़मीन की ज़रूरत होगी, लेबरर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, या परिश्रम की ज़रूरत होगी। उसको एक कैपिटल की ज़रूरत होगी, एक पूंजी की ज़रूरत होगी, और उसके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी जिसके बैनर या जिसके लेवल के नीचे वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये इतना हो गया कंज्यूमर प्रोडक्शन का। अब इन दोनों के बीच में एक एंटिटी आती है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? किसी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सही संतुलन को बैठाना, ये गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट आएगी। अब गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, किस लिए कंट्रोल करेगी? ताकि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके, इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। अब जब इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो इसमें हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब सवाल उठता है कि ऑप्टिमम यूज की क्या ज़रूरत है? हम जो उगाएंगे सामने वाला खरीदेगा, जब उगेगा तो ये खरीदेगा, इससे हमें पैसा आएगा, इसमें से हम वर्कर्स को वेजेस देंगे, वेजेस देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे, फिर से प्रोड्यूस करेंगे, फिर से कंज्यूमर खरीदेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि ऑप्टिमम यूज़ की क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑप्टिमम यूज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी
क्योंकि एक तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर लूँ। हाँ, हम यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ऑप्टिमम यूज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि एक तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, इन्हें हम कहेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा कारण क्या होगा कि हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत असीमित हैं, अनलिमिटेड वांट्स। और तीसरा जो है वो एक लैंड फैक्टर भी आता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लिविंग स्पेस कम हो जाएगा। लिविंग स्पेस कम होगा तो एग्रीकल्चर लैंड को लिविंग स्पेस में कन्वर्ट करेंगे, इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ऑप्टिमम यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में हम जिन आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम जिन आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो गया भैया प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। प्रोड्यूस करेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑप्टिमम, तभी बाज़ार तक पहुंचेगी, बाज़ार पहुंचेगी तभी लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है फिर एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी विनिमय। और एक्सचेंज के बाद अगला आएगा कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी कि उसका उपभोग। ठीक है, इन 4 चीज़ों का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करेंगे। ठीक है, अब देखो कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई अगर, तो कंज्यूमर क्या होगा, उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए। किस चीज़ का? उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए होगा कि उसने अपना मनी और टाइम दोनों इन्वेस्ट किया है, तो इन दोनों की वर्थ उसको चाहिए। जो एक प्रोडक्ट वो उस प्रोड्यूसर से खरीदेगा जिसने प्रोड्यूस किया है। अब प्रोड्यूसर को भी चाहिए होगा सेटिस्फैक्शन, किस लिए? ताकि वो प्रोडक्ट बढ़िया निकले, बेटर प्रोडक्ट। ठीक है, बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट दैट विल लीड टू हायर डिमांड्स, हायर डिमांड्स, हायर डिमांड्स दैट विल लीड टू मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इन दोनों का अपना स्वार्थ होता है। कंज्यूमर का स्वार्थ ये होता है कि उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए क्योंकि उसने मनी और टाइम इन्वेस्ट किया है। प्रोड्यूसर को स्वार्थ ये होता है कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट कैसे आएगा? जब डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी कब? जब बढ़िया प्रोडक्ट वो निकालेगा। अब अगर इसको हमें लिखना होगा शब्दों में तो इसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज in such a manner so that a consumer can maximize satisfaction and a producer can maximize profit and government can do maximum welfare। ये 3 एंटिटी हो गई। अब अभी ये जो 4 चीज़ें मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन वो बताया था। लेकिन इसका जो दूसरा फैक्टर था प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के साथ 4 चीज़ें मैंने बताई थी। उसको चाहिए होता है लैंड, लेबर, लैंड लेबर के बाद में क्या था? कैपिटल, और कैपिटल के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन।
इन चारों को हम कॉमनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यह टर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन आगे के चैप्टरों में इस टर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा, इन चारों चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका क्लासिफिकेशन भी कई तरीकों से किया जा सकता है। पहला तो आप ये मान लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी कि वेस्टी, और ये हो जाएगा आपका समष्टि, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो ये एक स्मॉल यूनिट के बारे में अध्ययन करेगा, ठीक है। स्मॉल यूनिट के बारे में या किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में अध्ययन करेगी। जैसे आप लोग के घर का बजट जो होता है वो माइक्रो में आएगा, ठीक है। और दूसरा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसके अपोजिट में क्या हो जाता है कि ये लार्ज लेवल पे स्टडी किया जाता है। लार्ज लेवल मतलब पूरे कंट्री के लेवल पे इसको स्टडी किया जाएगा, ठीक है। और संपूर्ण यानी कि एग्रीगेट लेवल पे संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा। जैसे आप देख लो, जो नेशनल इनकम निकाली जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये WPI वगैरह जो कैलकुलेट किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सबको हम मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइस थ्योरी, ठीक है। अब प्राइस थ्योरी जो काम करती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करेगी, ठीक है। डिमांड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सप्लाई कम हुई, प्राइस अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करती है। तो इसका एक नाम माइक्रो का प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स पे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, इन तीन इंटिटीज़ का अध्ययन करते हैं। कंज्यूमर मनी और टाइम इन्वेस्ट करता है, प्रोड्यूसर लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल, इन चारों फैक्टर ऑफ कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन FOP के माध्यम से इसमें ये करता है। और सप्लाई मेंटेन की जाती है। गवर्नमेंट जो करती है वो इन दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने के लिए एग्रीगेटर के तौर पे काम करती है। गवर्नमेंट का मेन पर्पस होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सरकार का यही उद्देश्य होगा हमेशा इन दोनों को कंट्रोल करने के पीछे। ये पूरा हो गया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स के पार्ट माइक्रो और मैक्रो के बारे में। माइक्रो इंडिविजुअल या सिंगल एंटिटी के बारे में अध्ययन करता है। मैक्रो जो करता है वो बड़े लेवल पे किया जाता है, एग्रीगेट स्टडी, ठीक है। तो ये इतना पढ़ा। इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।